प्यारे दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और मस्त होंगे। निरंतर भविष्य के अध्ययन और अध्यापन में रुचि लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा भारत का इतिहास था वह एक अत्यंत प्राचीन रहा और अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का साक्षी रहा। देश को अनेक कालों और स्थितियों से भी गुजरना पड़ा, जिस कारण इसका इतिहास विविधता व उथल पुथल भरा रहा, अनेक घटनाओं से भरा रहा। हमारे देश का इतिहास अत्यंत ही कौतूहलपूर्ण व रोचकता से भरा है। देश के इतिहास की जानकारी न केवल विद्यार्थियों वरन देश के आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। और इस प्रकार से आज हम आपके समक्ष जो टॉपिक लाए हुए हैं वो शेर शाह सूरी का है, जिसने हमारे भारत पे 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। और शेर खां का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा यानी कि होशियारपुर में हुआ था। यह इसका सामान्य इंट्रोडक्शन है। उसके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। उसे अपनी सौतेली माँ एवं पिता हसन का सच्चा स्नेह नहीं मिल सका। फरीद ने बड़े होने पर अपने पिता द्वारा सासाराम ख्वासपुर के परगने प्राप्त किए, जो उसके अधिकार में 1497 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक रहे। अपने पिता हसन खां की मृत्यु के बाद पुनः फरीद ने सासाराम, खवासपुर एवं टांडा की जागीरों पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इन जागीरों को लेकर फरीद खां एवं उसके सौतेले भाई सुलेमान के बीच विवाद हुआ। फरीद खां ने अपने अधिकारों की रक्षा एवं शक्ति के विस्तार के लिए बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी के यहाँ नौकरी कर ली। एक बार शिकार पर गए नूहानी के साथ फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को परास्त करके शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण कर ली। और इस प्रकार से 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह रचा लिया और विवाह रचा करके चुनार का किला तथा बहुत संपत्ति प्राप्त की। सन 1539 ईस्वी में चौसा का एवं 1540 ईस्वी के बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह द्वारा बाबर के चंदेरी अभियान के दौरान कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भार से बाहर निकाल दूंगा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। प्यारे दोस्तों, यह अगर आपको इतिहास का परिचय अच्छा लगे और आपके हृदय इस मार्मिक हृदय को थोड़ा सा समझ लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे समय समय पर हम आपको इतिहास से संबंधित जानकारी बखूबी से परिचय कराते रहें। तो इसके बाद यह होता है कि कालांतर में इसी नाम से उसने खुतबे पढ़वाए एवं सिक्के चलवाए। शेर शाह सूरी ने जो खुतबे पढ़वाए एवं सिक्के ढलवाए, जिस समय शेर शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उसके साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में असम की पहाड़ियों
एवं चहगांव तक उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड की पहाड़ियों एवं बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी। प्यारे दोस्तों, 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने गख्खरों को समाप्त करने के लिए एक अभियान किया। वह गख्खरों को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि यह जाति आए दिन मुगलों की सहायता किया करती थी। शेर शाह गख्खर जाति को समाप्त करने के अपने लक्ष्य को तो पूरा नहीं कर सका, फिर भी वह गख्खरों की शक्ति को कम करने में अवश्य ही सफल हुआ। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण कराया। हैबत खां एवं खवास खां के प्रतिनिधित्व में शेर शाह ने यहाँ पर एक अफगान सैनिक टुकड़ी को नियुक्त कर दिया। अब इसमें आता है अगला कि बंगाल का विद्रोह, जो कि 1541 ईस्वी में हुआ। बंगाल का सूबेदार खिज्र खां, जो एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था, इसके विद्रोह को कुचलने के लिए शेर शाह बंगाल आया। उसने खिज्र खां को बंदी बना लिया। भविष्य में दोबारा बंगाल में विद्रोह को रोकने के लिए शेर शाह ने यहाँ एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत पूरे बंगाल को कई सरकारों में बांट दिया गया और साथ ही प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना के साथ सिकदार नियुक्त कर दिया गया। सिकदार को नियंत्रित करने के लिए एक गैर सैनिक अधिकारी, जिसे अमीन ए बंगला की नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को दिया गया। और फिर इस प्रकार से आता है आपका जो है मालवा का 1542 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के मरने के बाद मालवा के सूबेदार मल्लू खां ने अपने को कादिर शाह के नाम से मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तत्पश्चात उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए और खुतबे पढ़वाए। शेर शाह मालवा को अपने अधीन करने के लिए कादिर शाह पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और अप्रैल 1542 ईस्वी में रास्ते में ही शेर शाह ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर वहां के शासक पूरनमल को अपने अधीन कर लिया। कादिर शाह ने शेर शाह से भयभीत होकर सारंगपुर में उसके समक्ष समर्पण कर दिया। उसके समर्पण के बाद मांडू, उज्जैन एवं सारंगपुर पर शेर शाह का कब्जा हो गया। शेर शाह ने भद्रता का परिचय देते हुए कादिर शाह को लखनौती व कालपी का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु कादिर शाह शेर शाह से डरकर अपने परिवार के साथ गुजरात के शासक महमूद तृतीय की शरण में चला गया। शेर शाह ने सुजात खां को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर वापस आते समय रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर बनाया। नेक्स्ट आता है रायसनी। 1543 ईस्वी में यहाँ के शासक पूरनमल द्वारा 1542 ईस्वी में अभियान के समय शेर शाह की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी शेर शाह के लिए रायसीन का आक्रमण करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि वहाँ की मुस्लिम जनता को पूरनमल से बड़ी शिकायत थी। साथ ही रायसीन की संपन्नता भी आक्रमण का एक कारण थी। और इस प्रकार से 1543 ईस्वी में रायसीन के किले का घेरा डाला गया। कई महीने तक घेरा डाले रहने पर भी शेर शाह को सफलता नहीं मिली। अंततः शेर शाह ने चालाकी से पूरनमल को उसके आत्मसम्मान एवं जीवन की सुरक्षा का वायदा कर आत्मसमर्पण हेतु तैयार कर लिया। कुतुब खां और आदिल खां इस शर्त के गवाह बने, परंतु रायसीन के मुसलमानों के पुनः दबाव के कारण राजपूतों को दंड देने के लिए शेर शाह ने एक रात
राजपूतों के खेमों को चारों ओर से घेर लिया। अपने को घिरा हुआ पाकर पूरनमल एवं उसके सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिया तथा उनकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। शेर शाह द्वारा किया गया यह विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर एक काला धब्बा है। इस विश्वासघात से कुतुब खां इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या भी कर ली। अब आता है प्यारे दोस्तों सिंध एवं मुल्तान, जो कि 1543 ईस्वी में इसका बखान किया गया है। शेर शाह ने हैबत खां के नेतृत्व में सिंध तथा मुल्तान के विद्रोहियों बख्शुलंगाह एवं फतेह खां पर विजय प्राप्त की। शेर शाह ने फतेह खां एवं सिंध में इस्तेमाल को सूबेदार नियुक्त किया। अब नेक्स्ट आता है राजस्थान यानी कि मालदेव से युद्ध सन 1544 ईस्वी में। प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मालदेव मारवाड़ पर एक शासन कर रहा था। उसकी राजधानी जोधपुर थी। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से शेर शाह को ईर्ष्या थी, इसलिए बीकानेर नरेश कल्याणमल एवं मेरता के शासक वीरमदेव के आमंत्रण पर ही शेर शाह ने मालदेव के विरुद्ध अभियान किया। दोनों सेनाएं मल नामक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हुई। यहाँ भी शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मालदेव के शिविर में यह भ्रांति फैला दी कि उसके सरदार उसके साथ नहीं हैं। इससे मालदेव ने निराश होकर बिना युद्ध किए वापस होने का निर्णय लिया। फिर भी उसके जैता एवं कुंपा नाम के सरदारों ने अपने ऊपर किए गए इस अविश्वास को मिटाने के लिए शेर शाह की सेना से टक्कर ले ली, और यह टक्कर इतनी भयावह थी कि वह वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध से शेर शाह ने भागते हुए मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेरता एवं आबू के किलों को अधिकार में कर लिया। प्यारे दोस्तों, शेर शाह की यह विजय उसके मरने के बाद स्थायी नहीं रह सकी। अभियान से वापस जाते समय शेर शाह ने मेवाड़ को भी अपने अधीन कर लिया। जयपुर के कछवाह राजपूत सरदार ने भी शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर दी। इस प्रकार राजस्थान उसके नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट आता है कालिंजर यानी कि बुंदेलखंड अभियान 1545 ईस्वी में। प्यारे दोस्तों, यह भी बड़ा रोचक से भरा हुआ कालिंजर बुंदेलखंड अभियान जो कि 1545 ईस्वी में हुआ, यह अपनी सीमाओं को अपने इतिहास में समेटे हुए है। यह अभियान शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। उसने शेर शाह के आदेश के विपरीत रीवा के महाराजा वीरभान सिंह बघेला को शरण दे रखी थी। इस कारण से नवंबर 1544 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर किले का घेरा डाल दिया। लगभग 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद भी सफलता के आसार न देखकर शेर शाह ने किले पर गोला बारूद के प्रयोग का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि किले की दीवार से टकराकर एक गोले के विस्फोट में से शेर शाह की 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय वह उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसके मरने से पहले किले को जीता जा चुका था, और इस प्रकार से उसकी मृत्यु पर इतिहासकार कानूनगो ने कहा, इस प्रकार एक महान राजनीतिक एवं सैनिक का अंत अपने जीवन की विजयों एवं लोक हितकारी कार्यों के मध्य में ही हो गया। शेर शाह की मृत्यु के बाद 1545 ईस्वी में उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना, और आदिल खां को परास्त कर साम्राज्य में सरदारों के विद्रोह का उसने दमन कर सुल्तान के सम्मान और शक्ति में वृद्धि की, और अफगानों की स्वतंत्र प्रकृति को पूर्णतया दबा दिया। इस्लाम शाह के समय में प्रांतीय सूबेदार
सुल्तान का तो क्या, सुल्तान के जूतों का भी सम्मान करते थे। उसने 1553 ईस्वी तक शासन किया। शासन व्यवस्था में इस्लाम शाह ने अपेक्षित सुधार किए, जैसे कि उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए उसने वहाँ किले खड़े किए। ये किले थे शेरगढ़, इस्लामागढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मानककोट में थे। इनको सम्मिलित रूप से मानकोट के किले कहा जाता है। इस्लाम शाह के शासन संबंधी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार विभिन्न कानूनों का निर्माण और उनका सभी स्थानों पर लागू किया जाना था। इस्लाम शाह के बाद उसके उत्तराधिकारियों के समय सूर साम्राज्य 5 भागों में बट गया। सूर साम्राज्य की आपसी कलह का लाभ उठा कर हुमायूं ने भारत पर आक्रमण कर मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों को जीतकर 1555 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेर शाह को व्यवस्था सुधारक के रूप में माना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। शेर शाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया गया। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार उसके प्रांतीय शासन में सरकार से ऊंचा विभाजन नहीं किया गया था एवं प्रांत एवं सूबा जैसी कोई शासन की इकाई नहीं थी। परमात्मा शरण कानूनगो के विचारों से असहमत व्यक्त करते हैं। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार एवं ए सिकंदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटे थे। प्रत्येक परगने में 1 सिकदार, 1 मुंसिफ, 1 फौजदार और 2 कारकुन होते थे। शेर शाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीन पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहते थे। शेर शाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी पद्धति पर आधारित थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। स्थानीय आय से, जिसे कई प्रकार के करों से एकत्र करते थे, उसे आबवाब कहा जाता था। शेर शाह के समय में भूमि 3 वर्गों यानी कि अच्छी, साधारण एवं खराब में विभाजित थी। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। केवल मुल्तान में उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। लगान नगद एवं जिस दोनों रूपों में ही वसूला जाता था। लगान को नगद एवं जिन्स दोनों रूपों में वसूला जाता था, पर नगद में लेना अधिक पसंद किया जाता था। लगान निर्धारण हेतु 3 प्रणालियां प्रचलन में थी। नंबर 1 बटाई या गल्ला बख्शी, नंबर 2 नस्क का मुक्ताई या कनकूत, नंबर 3 था नकदी या जब्ती या जमी। इन तीनों प्रणालियों में किसानों द्वारा नकदी व जमई व्यवस्था को अधिक सराहा जाता था। 3 प्रकार की बटाई थी, यानी कि खेत बटाई, दूसरा था लंक बटाई और तीसरा था रास बटाई। इक का भी प्रचलन था। किसानों को शेर शाह के शासनकाल में जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं मुहासिलाना यानी कि कर संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था, जिनकी दरें क्रमशः भू राजस्व को की 2.5 एवं 5 थी। इसके अलावा प्रत्येक किसान को पूरी लगान पर 2.5 कर देना होता था। शेर शाह ने कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नाप करवाई। इस कार्य के लिए उसने अहमद खां की सहायता ली। शेर शाह द्वारा प्रचलित रैयतवाड़ी व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। मुल्तान में शेर शाह ने राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए पहले से चली आ रही बटाई हिस्सेदारी व्यवस्था को ही प्रचलन में रहने दिया तथा वहां से उत्पादन का 1/4 भाग लगान वसूल किया, जो अन्यत्र नहीं प्रचलित था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदी, गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। मुद्रा में सुधार शेर शाह का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार था। उसने सोने, चांदी एवं तांबे के आकर्षक सिक्के चलवाए। कालांतर में इन सिक्कों का अनुकरण मुगल सम्राटों ने किया। शेर शाह ने 175 ग्राम का चांदी का रुपया एवं 380 ग्राम का तांबे
का दाम चलवाया। उसके शासनकाल में कुल 23 टकसालें थीं। उसने अपने सिक्के पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। शेर शाह के रुपये के विषय में स्मिथ ने कहा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने एक महान भवन निर्माता एवं मार्ग निर्माता के रूप में लगभग 1700 सराएं एवं 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। ये सड़कें थीं: नंबर 1 बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली एवं लाहौर होते हुए सिंध तक, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। दूसरा है आगरा से मांडू तक। तीसरे थे आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। इन सड़कों में कुछ शेर शाह ने मरम्मत भी करवाई थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में शेर शाह का योगदान भी निस्संदेह एवं अविस्मरणीय है। उसके द्वारा सहस्राम में झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित करवाया गया स्वयं का मकबरा, जिसे पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। इसके अलावा शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। किले के अंदर शेर शाह ने किला एक कुहना का निर्माण करवाया, जिसे उत्तर भारत के भवनों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शेर शाह ने रोहतास गढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूरा नामक नगर बसाया और साथ ही 1541 ईस्वी में उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने दिल्ली में एक दान के लंगर की स्थापना की, जहां पर संभवतः 500 तोला सोना हर दिन व्यय किया जाता था। और इस प्रकार से जो शेर शाह सूरी था वो अनेक प्रकार के इस कामों के लिए जाना जाता है, जिसको इतिहास में एक जो है सराहनीय कार्य उसने जो किया, उनका सबका किसानों के लिए क्या किया और किस प्रकार से बंगाल विद्रोह किया, मालवा विद्रोह जो कि 1542 में हुआ और सिंध एवं मुल्तान जो कि 1543 में हुआ, राजस्थान मालदेव से युद्ध 1544 में हुआ, कालिंजर बुंदेलखंड अभियान 1545 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से शेर शाह सूरी का 1540 से 1545 ईस्वी में जो कार्य किए वो इस प्रकार से थे। जय हिंद, जय भारत।